कहीं जाने से पहले मुझसे पूछ तो लेती। पूछा तो था, नाम लिया था। नाम तो आपने भी नहीं लिया था। अब मेरी कौन सा एक ही सहेली है। वेट ए मिनट, आप इरम को पसंद करते हैं? पसंद? मैं उससे मोहब्बत करता हूँ सानिया। वसीम का रहा। सानिया का दिमाग मौफ सा हो गया। वसीम गुस्से में चिल्ला रहा था। सानिया ने घबरा कर कॉल काट दी। कान साए साए करने लगे। इरम में ऐसी खास बात क्या है कि उससे मोहब्बत की जाए? एक लम्हे को उसे ताज्जुब और तखीर से सोचा। एरम जैसी लड़की को दादी पसंद कर सकती हैं, माएँ पसंद कर सकती हैं, मगर लड़के, लड़की ऐसी लड़की को कैसे पसंद कर सकते हैं जो ना मावराए हुस्न की मालिक हो, जिसमें ना अदा हो ना स्टाइल। उससे तो इन्हीं चीज़ों से उबैद को अपनी तरफ मोल किया था। यही सब नताशा के साथ में था। तो फिर इरम, उससे अपनी बचती हुई कनपट्टियों को उंगलियों से दबाया। वो नहीं जानती थी कि नेकी, सादगी, खलूस और अच्छी नीयत इंसान के चेहरे से झलकती है। सफ़ेद पाकीज़ा सा हाला इंसान की शख्सियत का अहाता कर लेता है, जो नज़र वालों को नज़र भी आता है। वसीम को चैन न आया तो राबिया को भी फ़ोन खड़का दिया। वो झट से यहाँ मौजूद। काश काश पप्पू इसकी लगामें खींच के ही रखती। सानिया दिल ही दिल में कुरलाई। हांडी चौक में फूटी थी। अब्बा और दादी, राबिया और वसीम। वसीम की शादी हमसे चोरी, उसकी मर्जी के खिलाफ। उफ उफ। सानिया का दिल चाहा अपना सर पीट ले। मुझे क्या पता था? पता नहीं था तो मुंह उठा के चल क्यों पड़ी? लो, दादी और बाप को पता ही नहीं ये चल दी रिश्ता डालने। दादी के तख्त में गोया स्प्रिंग फिट हो गए थे। उछल उछल जाती। मुझे तो वो मेकअप की दुकान पैशनी पर कटी वैसे ही अच्छी नहीं लगी थी। दादी की अलकाब नताशा सुन लेती तो वैसे ही बेहोश हो जाती। क्या चुनकर हीरा पसंद किया मेरे पोते ने। कोई है उस इरम के साथ मुकाबला? दादी ने निहायत खुश होकर कहा। इरम का नाम लबों पर आते ही लहजे की बशाशत और चेहरे की रौनक वापस लौट आई। सानिया छल भुन गई। इरम दरमियान में कहाँ से आ गई? दरमियान में तो तुम नताशा को लाई हो। जाने से पहले वसीम से ढंग से पूछ तो लेती। अब उससे साफ कह दिया है, शादी करूंगा तो इरम से, वरना नहीं करूंगा। राबिया ने बताया। वसीम के दिल से पछतावा न जाता था। इतना बड़ा ब्लंडर हो कैसे गया? काश खुलकर बात कर लेता, साफ नाम ले लेता। पता नहीं क्यों इतना यकीन था कि सानिया इरम के सिवा किसी और का नाम ले ही नहीं सकती। उफ, इरम किस कदर हर्ट हुई होगी, उसे ये ख्याल ही मार रहा था। शबीर अलग तनफन करते फिर रहे थे। ये है इस घर में मेरी हैसियत। आपा ठीक कहती हैं। मुझे तो घर का कुत्ता बनाकर रखवाली के लिए रखा है। अब्बा इस तरह तो ना कहें, राबिया ने टोका। तभी वसीम की दोबारा कॉल आ गई तो राबिया ने स्पीकर पर ही ले ली। क्या हो रहा है? क्या होना है? इस शुतुंगड़ी ने तो सब उलट पुलट कर रख दिया है। दादी चमक कर बोली तो सानिया ने दांत पीसे। मुझे नहीं पता। अम्मा अब्बा आप लोग अभी के अभी उबैद के घर जाएं। वसीम ने टोक टोक अंदाज में कहा। ऐसे कैसे? अब तक चुप साध कर बैठी नादरा मिनमिनाई। हम तो दूसरी के घर रिश्ता डाल आए हैं। शबीर ने खा जाने वाली नजरों से बीवी को देखा। वो आपका मसला है। आप अभी इरम के घर मेरा रिश्ता लेकर जाएं। ऐसे कैसे अचानक चले जाएं? वसीम भाई, आपको जरा भी एहसास है वो मेरी ससुराल है? सानिया बदकी। दिमाग ऐसा मौफ हो गया था कि कोई हल ना सूझा कि कैसे इस लम्हे को टाले। तुम्हारे लिए मसला ना हो इसीलिए कह रहा हूँ। वसीम बिगड़ कर बोला। मसला क्या होना है, कुछ सोचने तो दे। सानिया ने मदद तक निगाहों से माँ को देखा। वो बुलाई से बैठी थी। मैं इरम को बता चुका हूँ। सबके सब पूरी तरह चौंके। क्या मतलब, आप और इरम? सानिया का दिमाग साए साए करने लगा। कुछ छोटे छोटे बेईमानी से लम्हे नजरों से गुजरे तो थे, मगर इतनी अंडरस्टैंडिंग, यानी उसकी शादी की आड़ में ये सब चलता रहा। अब समझ में आया तुम्हारी और उबैद की शादी इस तरह खड़े पैर कैसे हो गई। नादरा को पैर जमाने खड़े होने के लिए नुक्ता मिल गया, जिस पर एतराज़ किया, उठाया और मामले को बिगाड़ा जा सकता था। हाँ, पहले तो माँ बेटी इस रिश्ते पर राजी ना थी। कहाँ एक ही दिन में शादी के लिए भी मान गई। वो तो इरम के लिए रास्ता साफ कर रही थी। सानी ने धाई दी। दादी और राबिया ने तासुफ से उन्हें देखा। हाय, मेरी नाक के नीचे मेरा बेटा ले गई। जब बेटी ये सब कर रही थी तब तो इतनी तकलीफ ना हुई। दादी ने ताज्जुब से नाक पर उंगली जमाई। अब बेटा पसंद की शादी कर रहा है तो इतनी आग क्यों लग रही है? काश काश दादी का बुढ़ापा दान न लेकर जाता, सुभान ले जाता। सानी ने तड़प कर सोचा। शबीर और राबिया ने फौरन अस्पात में कर देने हिलाई। नताशा का क्या होगा वसीम भाई? वो आपसे मोहब्बत करती है, फिर इतना अमीर घराना है, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सानिया ने अपनी सी कोशिश की। मैं अपनी ज़िंदगी खुद बदल सकता हूँ। तुम अपने घर जाओ, वहाँ मेरे रिश्ते का जिक्र कर दो, ताकि अम्मा बाकायदा जाकर प्रपोजल दे सकें।
बाकी रही नताशा तो मेरा मसला नहीं है। वसीम ने हतमी अंदाज से कहा और कॉल काट दी। ठीक ही तो कह रहा है, यही तरीका है, यही दस्तूर है। इरम तो मुझे बहुत पसंद है। वसीम की जिंदगी ही नहीं, इस घर की हालत भी बदल जाएगी। क्यों शबीर? दादी की आवाज़ पर उन्होंने फौरन अस्वाद में सर हिला दिया। सानिया दांत से खामोश हुई। सानिया की दांत पीसने की आवाज़ें आ रही थी। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। आई एम सॉरी। मैं तुम्हें धोखा देने का सोच भी नहीं सकता। इन मामलात में भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। वसीम के मैसेज के जवाब में इरम ने तल्खी से सोचा। जवाब देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसे इस सिलसिले को यहीं ख़त्म करना था। इरम ने मोबाइल रख दिया। तभी हल्की दस्तक के बाद उबैद भी आ गया। कैसी तबीयत है? ठीक हूँ मैं। अब तो दर्द भी नहीं हो रहा। उसे शर्मिंदगी से अपना हाथ उसे दिखाया। उसे सबके सामने ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहिए था। तो बस फिर आ जाओ, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोग चाय पी लेते? वो तो पी लेते, लेकिन उसके साथ जितने सारे लवाजमात हैं, वो तुम्हारे बगैर कैसे खाते? उबैद ने बेचारगी से कहा। भाई की मोहब्बत पर उसकी आंखें नम होने लगी। इससे कब्ल कि वो कुछ बोलती, उसके मोबाइल पर बेल आने लगी। इरम की सादगी ही थी और दिल में खोट भी कोई ना थी। तभी तो वसीम का नंबर वसीम भाई के नाम से ही महफूज कर रखा था। वसीम की कॉल क्यों आ रही है? उबैद ने पूछा। एक लम्हे को इरम सुनसी हो गई। कोई जवाब ही ना सूझा। फिर फ़ोन संभली। सानिया के पास बैलेंस ना हो तो वसीम भाई के नंबर से कॉल कर लेती है। लेकिन वसीम तो यहाँ नहीं है और सानिया अम्मी अब्बू के पास बैठी है। वो उलझा। फिर गलती से लग गई होगी। इरम ने कॉल काटकर मोबाइल दूसरी तरफ रख दिया। और तुमने पहले क्यों नहीं बताया सानिया आ गई है? वो जल्दी से उठी। इरम, किसी बात से डिस्टर्ब हो तो बताओ। ना जाने क्यों उबैद को इरम का रवैया अजीब सा लग रहा था। जाहिर है, कोई बात हुई तो तुमसे ही कहूँगी। वो हल्का सा मुस्कुराई। लेकिन ऐसी कोई बात है ही नहीं। अब आ जाओ, सानिया से मिल लूँ, वरना बुरा मान जाएगी। भाभी बनकर उसका मिजाज कुछ ज़्यादा ही नाजुक हो गया है। देखो, अब तुम मेरी बीवी की बुराइयां कर रही हो। जी नहीं, अपनी सहेली की शिकायत लगा रही हूँ। कोई रौनक ही नहीं थी तुम लोगों के बगैर। ये तुम्हारी सास भी बुलाई बुलाई सी फिरती थी। दोनों कमरे में दाखिल हुए तो तौफीक साहब कह रहे थे। मेज़ पर लवाजमात रखे थे। सानिया इत्मीनान और सुकून से उन लवाजमात से लुफ्तंदोज़ हो रही थी। हालांकि जब घर से निकली थी तो अंदर भांभड़ चल रहा था, मगर अब वो पुरसुकून थी। उसका काम रिश्ता डालना था। ज़रूरी तो नहीं ये लोग वट्टे सट्टे पर राज़ी हो जाएं। नादरा ने भी दबे दबे लफ्ज़ों में कहा था। अर्ज तो कोई नहीं, वहाँ बेसर सी सास होगी तो यहाँ भाभी के रूप में इरम। बहुत बेमुरवत हो। इरम ने अपने पसमर्दा लहजे को बशाशत की ओढ़नी उड़ाई। आराम से जाकर ससुराल बैठ गई, मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं। वो सानिया के साथ बैठ गई। तुम्हारा ही ख्याल करके जल्दी वापस आई हूँ। सानिया ने गौर से इरम को देखा। चेहरा बूझा बूझा, आंखें रोई रोई सी। तुम्हें क्या हुआ है? हाथ जल गया। इरम ने नसें चुराकर हाथ सामने किया। ध्यान कहाँ था? सो मैंने ले जा। तुम्हारे लिए एहतमाम कर रही थी। उबैद बाप के पास जा बैठा। मैंने तो बताया था कि हम वसीम भाई के लिए रिश्ते के लिए जा रहे हैं। सानिया ने दोबारा इरम को देखा। वो खामोशी से अपने हाथ के जख्म को देखती रही। क्या बना रिश्ते का? आसिया ने चाय कपों में निकालते हुए सरसरी अंदाज से पूछा। रिश्ता तो तय ही था, मगर हमें इनकार करना पड़ा। क्यों? सानिया ने हल्का सा तवक्कुफ किया, फिर जवाब दिया। इरम की वजह से। इरम ने झटके से मुड़कर सानिया को देखा, बल्कि सभी मुतखैर से उसे देखने लगे थे, मगर वजह सिर्फ उबैद ने पूछी। इरम का क्या जिक्र? उसी का तो जिक्र है। सानिया ने मुस्कुराकर इरम को देखा, जिसका रंग फीका पड़ गया था। बल्कि मैं तो इससे बहुत नाराज हूँ। इससे मुझे भाभी ही समझा, सहेली नहीं। ये बता देती तो क्या मैं वसीम भाई का प्रपोजल कहीं और लेकर जाती। इरम के जिस्म में कोई जान न रही थी। सोनिया, उबैद ने बेहद नागवारी से टोका। इरम क्या बता देती? तौफीक साहब को यूं भी अधूरी बात पसंद ना थी। अधूरी बातें इब्हाम और गलतफहमियां पैदा करती हैं। यही कि वसीम भाई और इरम का अफेयर चल रहा है। उसे किस कदर नामुनासिब जुमले का इंतखाब किया था। एक लम्हे को कोई कुछ बोल ही ना सका। फिर उबैद को एकदम गुस्सा आ गया। क्या फजूल बात कर रही हो? इसमें फजूल बात क्या है? सारे ने बेहद हैरत से सबके चेहरे देखे। अगर इरम और वसीम एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इसमें बुरा क्या है? सानिया, ऐसी कोई बात नहीं है। इरम बादिक्कत बोली। वो तो नजर ना उठा सकी थी। किसी को पसंद करना बुरी बात ना थी, मगर इस तरह सबके सामने सानिया का लहजा और अंदाज वो कट कर रह गई। अब छुपाने का क्या फ़ायदा यार, सब कुछ सामने आ तो गया है। बल्कि तुम्हें पहले ही मुझे बता देना चाहिए था। हमारे घर तो मुसीबत बनी हुई है। हम तो लाइल्मी में रिश्ता डाल आए थे। अब वसीम भाई ने शोर मचा रखा है कि शादी करूंगा तो इरम से। थोड़ा सा ही इशारा दे देती तो मैं सिचुएशन को संभाल लेती।
इतनी हिफ़्फ़त तो ना होती। आसिया और तौफीक ने एक दूसरे को देखा। इरम ने नज़र उठाकर माँ बाप को और फिर गुस्से और झुंझलाहट में बोल उठी, बात को गलत रुख मत दो। अगर तुम्हारा भाई मुझसे शादी करना चाहता है तो इससे मेरा क्या कसूर? तुम्हारे घर का मसला है, वहाँ हल करो। उफ, कितनी मासूम हो डियर। सानी ने प्यार से इरम का हाथ थाम लिया। वक्त बदल गया है, अब ऐसी बातों पर शर्माने घबराने की जरूरत नहीं है। बस करो सानिया। आसिया ने नागवारी से टोका। अगर ऐसी कोई बात होती तो इरम मुझसे बात जरूर करती। आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं? सानिया ने बारी बारी सबको देखा। सबके चेहरों पर नागवारी और तनाव था। शायद सानिया के बात करने का अंदाज ही ऐसा था। ये सभी को बुरा लगा। उबैद की पेशानी पर कई सिलवटें थीं। तो फिर इरम का वसीम भाई से रब्ता क्यों था? उसके मोबाइल में उसके मैसेजेस क्यों सब महफूज हैं? सारा ने महज अंदाजा ही लगाया था। इरम का रंग उड़ गया। ये सच था कि उसने वसीम के मैसेजेस लीड नहीं किए थे। वसीम के बेतहाशा पैगामात और जवाब में इरम की तरफ से शायद एक आहत का ही जवाब दिया गया हो। उबैद के दिमाग में क्लिक हुआ। इरम के मोबाइल पर वसीम की कॉल। इरम ने बेख्तियार उबैद को देखा और उबैद ने इरम को। तो तुम नहीं दिखाओगी? मैं तुम्हारा सेल लेकर आती हूँ। सानिया खड़ी हुई। इसकी जरूरत नहीं। उबैद का अंदाज बेहासा और लहजा दो टोक था। हमारे और इरम के दरमियान ऐसी कोई झिझक नहीं कि वो हमसे अपनी बातें छुपाए। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हद हो गई। वो हमारे घर में झगड़े बिला वजह हो रहे हैं। इरम, मुझे तुम्हारा मामला समझ में नहीं आया। अगर वसीम को पसंद करती हो तो? सानिया, अपने कमरे में जाओ। इरम का मसला हम देख लेंगे। उबैद ने उसे टोक दिया। सानिया ने तखीर से उबैद को देखा। एक पल में उबैद ने उसे अपनी फैमिली से निकाल बाहर किया। वो गुस्से से उठकर चली गई। आसिया ने बेचैनी से इरम को देखकर कुछ कहना चाहा, मगर तौफीक ने खामोश करवा दिया। फिर अपने पास नशिस्त पर हाथ रखा। इरम निचला लब चबाती उनके पास आकर बैठ गई। अब बताओ, पूरी बात क्या है? इरम ने खुद को संभाल कर धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया। किस कदर घटियापन का मुजाहरा किया है सानिया ने। इरम को वह किचन में मिली। अपने लिए कॉफ़ी बनाती, अपने अंदर की खोलन पर काबू पाती। मेरी पोजीशन मेरे घर वालों की नज़र में खराब करना चाह रही हो। सानिया मग स्लैब पर पटाकर वापस मुड़ी। मेरी समझ में नहीं आ रहा इरम, मोहब्बत करती हो तो छुपाती क्यों हो? उसके साथ राब्ते में हो तो शर्मिंदगी कैसी? मैं और उबैद मोहब्बत करते थे तो खबर जमाने को हुई थी, और तुमने मुझ तक के बताना गुवारा नहीं किया। इरम एक लम्हे को खामोशी से उसे देखती रही। नोक के जुबान पर बहुत से जुमले, बहुत से ताने मचल रहे थे, मगर बोली तो लहजा संभला हुआ और अल्फाज नपे तुले थे। मेरे और वसीम के दरमियान वैसा कुछ नहीं जैसा तुम समझ रही हो। अगर होता तब भी इस तरह न बताती, क्योंकि मुझे अपने जज्बों और अपनी इज्जत का तमाशा बनाना मंजूर नहीं है। तो मैं तमाशा बनाती रही हूँ। सानिया तड़की। इरम बगैर जवाब दिए जाने को पलटी। सानिया ने उसे बाजू से पकड़कर रोका। कोई ऐसे ही किसी के पीछे पागल नहीं होता। कुछ तो हुआ होगा। तुम्हारा भाई मेरी जिंदगी में हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता सानिया। जो कुछ था मैं अम्मी, अब्बू और उबैद को बता चुकी हूँ। तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारी समझ में तो कुछ आएगा नहीं। इरम झुंझलाकर कहती बाजू छुड़ाकर चली गई। पीछे रह गई सानिया, चलने गुलस्से के लिए। इरम ने कुछ भी नहीं कहा था, मगर सानिया के अंदर बैठा चोर कह रहा था कि वो सारे ताने मार गई है। यानी वो खुद को इतना मजबूत समझती थी कि जिससे पसंद करती थी वो उसकी ज़िंदगी में हो ना हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे तो बस अपनी इज़्ज़त नफ्स अज़ीज़ थी। यानी इतना गरूर, खुद पर इतना भरोसा। वो खिड़की के पास कॉफ़ी का मग थामे खामोश बैठी अपनी ही सोचों में उलझ रही थी। उबैद कमरे में आया। वो चट्टी सी नज़र सानिया पर डालकर बेड के किनारे बैठकर जूते उतारने लगा। सानिया को पता था वो आ गया है, मगर वो उसकी तरफ बिल्कुल भी मुतवज्जा नहीं थी। उबैद ने जूते उतारकर रैक में रखे, फिर अलमारी तक गया। शायद कपड़े बदलने का इरादा था रखता था। इरम कहती है वसीम उससे शादी करना चाहता है, इसीलिए उसने उसे मैसेजेस और कॉल किए। मुख्तलिफ शर्ट्स को उलट पलट करते उबैद ने सरसरी सा सानिया को जताया। तुम्हें बुरा लग रहा है? सानिया ने कॉफ़ी का मग साथ पड़े स्टूल पर रखते उसे देखा। अगर उसका इरादा था तो उसे तुमसे या मुझसे बात करनी चाहिए थी। उससे शर्ट निकाले बगैर अलमारी बंद कर दी। यही यही मसला है जो इरम खुलकर अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रही। सानिया के लबों पर ससाया मुस्कान थी। सानिया, इरम मुझसे बहुत क्लोज है, बहन है मेरी, और तुम उसके भाई हो। सानिया ने उसकी बात काटी। और भाइयों से हर बात शेयर नहीं की जाती, और खास तौर पर ऐसी बातें। सानिया, वो दोनों हाथ कुर्सी की हद्दों पर रखकर उस पर झुका। इरम के हर मामले से दूर हो, हम देख लेंगे। कैसे? दूसरी तरफ मेरा भाई है। सानिया ने इत्मीनान से याद दहानी करवाई। सानिया, उबैद ने झुंझलाकर कुछ कहना चाहा। सानिया ने बात काट दी। तुम इसे ख्वामखा अना का मसला क्यों बना रहे हो? उबैद झुंझलाकर पीछे हटा।
मैं इरम से बात कर चुकी हूँ और मुझे तो यही लगा कि वो वसीम को पसंद करती है, शादी करना चाहती है, मगर नहीं चाहती कि घर में किसी और को उन दोनों के अफेयर। उबैद के तेवर देखकर उससे फ़ौरन ही लफ्ज़ बदल दिया। मतलब पसंदीदगी के बारे में पता चले, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें हर्ज क्या है। हम दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत की और डंके की चोट पर की। अगर वसीम और इरम। हर्ज इसमें नहीं कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। मुझे एतराज़ तुम्हारे लहजे और अंदाज पर है। बात करने का अंदाज बात का मफहूम बदल देता है सानिया। तुम्हारे लहजे में इल्ज़ाम था, तोहमत थी। जैसे तुम्हें सिर्फ इसमें दिलचस्पी है कि वो दोनों मोहब्बत करते हैं, ये नहीं कि उनकी शादी होनी चाहिए। सानिया एक लम्हे को चुप सी हो गई। तुम पहले मुझसे बात करती। इस तरह सबके दरमियान बैठकर ये कहना कि उनका अफेयर चल रहा है, क्या मुनासिब था? शायद नहीं। उबैद ने बेहद हैरत और बेहद करीब से सानिया का चेहरा देखा। वो अपनी गलती मान नहीं थी। हैरत। हर कोई इस मामले में इतना बोल्ड नहीं होता, और इरम तो बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं क्यों, लेकिन ये जुमला उसे ताना बनकर ही लग रहा था। उबैद का नर्म लहजा भी उसे सुलगा गया, मगर वो खामोश थी, बिल्कुल खामोश। उबैद ने नरमी से उसके गालों को छुआ। तुम परेशान मत हो। अगर इरम वाकई वसीम को पसंद करती है तो फिर उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। उबैद समझा वो शायद वसीम के लिए परेशान हो रही है, और सानिया, वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसकी कैफियत अजीब सी थी। वो क्या था जो उसे अंदर से अंदर तंग कर रहा था? बीबी जान के चेहरे पर परेशानी और तशवीश वाती थी। मानी के नन्हे मुन्ने हाथ की पुश में खुबी सुई उनका दिल डफो रही थी। पास खड़ी मुसरत उंगलियां चटकती बार बार उनका मुंह देखती। मानी नीम गनूती में सिसकियां ले रहा था। ना जाने कौन सी चीज़ खा ली या दूध में मसला हुआ। बस अचानक उसे उल्टियां शुरू हो गईं। अफान को खून मिलाया तो वो मीटिंग में मसरूफ़ था। उसके लिए पैगाम छोड़कर वो किस मुश्किल से चौकीदार की मदद से मानी को लेकर अस्पताल पहुंची थी। बेगम साहिबा, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो मानी का बहुत ख्याल रखती हूँ। अफान साहब ने मेरी जान निकाल देनी है। तुम्हारी जुबान बंद ना हुई तो मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगी। वो घुर्राई। मुसरत ने दम साध लिया। अभी वो आ जाएगा, कानों से धुआं निकालता, जैसे बीमारी हमने दावत देकर बुलाई है। वो खुद अंदर ही अंदर परेशान थी, और वही हुआ। अफान जिस तरह अस्पताल पहुंचा, मुसरत सहम गई। अफान ने किसी से बात नहीं की। पानी पर झुक गया, उसे प्यार किया, और सीधा डॉक्टर के पास चला गया। अफान साहब ने मुझे नौकरी से निकाल देना है। मुसरत पतपताई। तो निकल जाना। उन्होंने बेमरवती की इंतहा कर दी। उससे कौन सा मेरी सुननी है? आखिरी जुमला वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई थी, और वही हुआ। उसने आते ही मुसरत को इशारा किया। निकलो यहाँ से। साहब जी, मैं तो मानी का बहुत ख्याल रखती हूँ। मैंने। मुसरत ने धाई देनी चाहिए। उससे उंगली उठाकर दृष्टि से एक ही लफ्ज़ कहा, आउट। उससे बेबसी से बीवी जान को देखा। उन्होंने मुंह फेर लिया। मुसरत इस बेमरवती पर आंसू छुपाती वहां से चली गई। वो जाकर मानी के पास खड़ा हो गया, झुक कर पेशानी चूमी, फिर ट्रिप लगे हाथ को देखा। बच्चे बीमार हो जाते हैं। वो गुस्से से सीधा हुआ। इसे ड्रिप लगी है बीबी जान? क्या ये नॉर्मल सी बात है? अगर आप ख्याल रखती तो ऐसा कभी ना होता। ये कहते हुए वो भूल गया कि कुछ दिन पहले माँ बहुत सीरियस बीमार रही है। ऐसा करो, ये फैक्ट्री छोड़कर घर बैठो और रखो इसका ख्याल, क्योंकि मेरी तो ये उम्र है ना हालत। और वैसे भी मेरे तो सारे बच्चे मोहल्ले वालों ने पाले थे। अफान की समझ में ना आया कि माँ हमेशा ऐसे मौके पर इतनी पराई, अक्खड़ और बदमिजाज क्यों हो जाती हैं, जैसे उसकी हालत से लुत्फ ले रही हूँ। मुझे भी यही लगता है। वो बड़बड़ाया। बीबी जान ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा, मगर उसके बाद दोनों ने ही एक दूसरे से बात ना की, यहाँ तक कि मानी की ट्रिप खत्म हुई और उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। सुबह मामूल के मुताबिक रही थी। वो फजर के वक्त उठी। नमाज, सलावत, कुरान पाक, तस्बीहात और ज़ाकिर तक वो थक गईं। गरम गरम चाय की तलब ने। इस वक्त मुसरत उनके लिए चाय लाती थी। उन्हें किचन आने पर मजबूर कर दिया। अभी चाय का पानी रखा ही था कि अफान वेटर हाथ में लिए आ गया। बीवी जान के लबों को हल्की सी मुस्कुराहट ने छुआ, मधुम हो गई। मानी कैसा है? उन्होंने संजीदगी से पूछा। ठीक है। ना होता तो आपको अब तक उसके रोने की आवाज़ आ जाती। वो रखाई से बोला। हर जगह आंखों से जाहिर था। फैक्ट्री नहीं जाना? उन्होंने तहम्मुल का मुजाहरा किया। नहीं। क्यों? आप ही ने तो कहा था घर बैठकर मानी का ख्याल रखूं। उन्होंने ताज्जुब से बेटे को देखा जो फ्रिज खोलकर जायजा ले रहा था। अच्छी बात है। अब घर में हो तो मेरे लिए नाश्ता बना देना। अब खाली चाय क्या लूं? उन्होंने तहम्मुल और सुकून से भरना बंद किया। अफान ने पन्ने उचकाई। मानी को चेंज करवा के मेरे पास छोड़ देना। उसके कपड़े भिगो कर रख देना। और दोपहर के खाने में मैं तो कुछ हल्का ही लूंगी। अपने लिए जो बनाना हो बना लेना। हाँ, चौकीदार को खाना देना ना भूलना।
घर की सफाई तो। वेट अ मिनट। उसे झुंझलाकर फ्रिज का दरवाज़ा जोर से बंद किया। ये सब मैं क्यों करूँगा? उसकी आंखों में बला की हफ्की और नाराज़गी थी, क्योंकि यही सब कुछ मुसर्रत करती थी। अब उसे तुमने घर से निकाल दिया है, और इन दर्द घुटनों के साथ मैं तो ये सब करने से रही। आप मुझसे बदला ले रही हैं? उसे सदमा हुआ। तुम्हारे पास कोई और हल है तो बता दो। नई मुलाजमा आ जाएगी। और तब तक क्या करोगे? अफान ने ज़रा गौर किया। तब तक उसे क्या करना पड़ेगा? तो झुरझुरी लेकर रह गया। नई मुलाजमा आएगी, चंद दिनों में भाग जाएगी। कोई पहली बार का तमाशा तो नहीं है। मुलाजमा तुम नहीं टिकने दोगे। भाई तुम्हारे बीवियों समेत मुल्क से बाहर हैं। शादी तुमने नहीं करनी। अब देख लो क्या करना है। नाश्ता बनाता हूँ, आप मानी के पास बैठें। उनकी तवील तकरीर के जवाब में उसे ठंडी सांस भरी और फीडर तैयार करके उन्हें दे दिया। वो खामोशी से फीडर लेकर मानी के पास आ गई। हल्के नीले रंगों से आरास्ता कमरा, जिसमें बच्ची की जरूरत की हर चीज़ मौजूद थी। मानी बेड पर ऊंधे मुंह सो रहा था। उन्होंने फीडर एक तरफ रखा और खामोशी से उसके पास बैठकर दिल गिरफ्तगी से उसे देखने लगी। पहले मानी का चेहरा धुंधलाया, फिर आंसुओं में ढल गया। वो उसके साथ लेट गई और बेआवाज़ रोने लगी। वो समझता है तुमसे मोहब्बत करता है, मगर वो तुम पर जुल्म कर रहा है मेरे बच्चे। बहुत ही बेकार कंडा फ्राई करते हो। बीबी जान बेसारी से प्लेट को धकेलकर चाय का कप उठाया। नाश्ता करता अफान खामोशी रहा। बोलना मतलब भेड़ों के छत्ते में हाथ डालना। शुक्र है कुछ तो बनाना आता है। चाय पसंद आ गई थी। अफान ने कान की लो खुजाते लहजे को सरसरी सा ही रखा। थोड़ी देर मानी को देख ले, मैं ऑफिस से होकर आता हूँ। उन्होंने किस पूरी तरह से घूरा था, तभी अफान का लहजा पुस्त हुआ। जल्दी आ जाऊंगा। तुम्हें लगता है मैं मानी को संभाल सकती हूँ? वो ठीक ही कह रही थी। अपने कमरे से उठकर मानी के रूम तक जाने में ही उन्हें कई बार रुकना पड़ता था। वो सहारे के लिए अक्सर ही स्टिक का इस्तेमाल करती। व्हील चेयर उनके कमरे में मौजूद थी। जब घुटनों का दर्द ज़्यादा बढ़ जाता तो उसी पर पूरे घर का चक्कर लगाती। घर उनके शौहर ने बनवाया था, पुराने वक्तों का, खुले खुले कमरों, बरामदों और बड़े से लॉन वाला बंगला, जिसमें बाद में ज़रूरत और वक्त के मुताबिक कुछ तब्दीलियाँ भी की गई थीं। हम भी इतना ही खूबसूरत था, मगर कदीम लकड़ी का फर्नीचर और आराइशी अशिया में जमी गर्द की तह उन्हें बेचैन कर देती। इस घर को वो बहुत प्यार से सजाती संवारती रही थी। लॉन में मुरझाए पौधों को देखकर दिल महसूस कर रह जाती। उन्होंने तो ज़्यादा मुलाजिम रखने भी छोड़ दिए थे। कौन उनके पीछे पीछे भागे। गेट पर चौकीदार, घर में एक कुल वक्ती मुलाजमा, बस काफ़ी था। अफान सारा दिन अपनी फैक्ट्री में होता और वो खुद कमरे तक महदूद। आप मुझसे किस बात का बदला ले रही हैं? वो अफान की आवाज़ पर चौंक गई, फिर गहरी सांस लेकर रह गई। मैं बदला नहीं ले रही। ये ज़िंदगी तुमने खुद अपने लिए चुनी है। तुमने मानी को उससे छीनकर अच्छा नहीं किया। वो बीबी जान की बात पर तड़प कर रह गया। मैंने नहीं छीना, उसे जाने की जल्दी थी। और मत भूलें, उससे गुस्से से मेज़ पर उंगली बजाई। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप चाहती तो उसे रोक सकती थी। ज़बरदस्ती रोकती। उन्होंने गुस्से से चाय का कप पढ़ा। दोनों माँ बेटा एक से थे। मिनटों में मसाज भरम हो जाते। वो जाना चाहती थी, मैं कैसे रोकती? मानी के लिए। तुम मानी को उसे दे दो, माँ है संभाल लेगी। उनके पास एक ही हल था। कैसी दादी हैं, आपको मानी से जरा भी प्यार नहीं? प्यार है, ख्याल है, इसीलिए कह रही हूँ। बहुत छोटा है, इसे सिर्फ माँ ही संभाल सकती है। जिस माँ पर आपको प्यार आ रहा है वो सवात में अपने दूसरे शोहर के साथ हनीमून मना रही है। वो गुस्से से कहकर वहां से चला गया। बीबी जान दिल महसूस कर उसे जाते देखती रही। वो सफ़ेद फूलों की बेल के पास लैपटॉप खोले बैठी थी, मगर ध्यान कहीं नहीं लग रहा था। आखिर उससे कुर्सी के साथ टेक लगा ली। हल्की हवा के झोंके ने मेज़ पर से सफ़ेद पत्तियां बिखेर थीं, जैसे बहुत सी तितलियां सांस लेने को ठहर गई हों। ये मंजर दिल और निगाह को भा गया। वो खामोशी से हवा और तितलियों का खेल देखती रही, जहाँ तक कि धूप की तपिश उसके पैरों की ताजगी छूने लगी। उनके सर्द मुरझाए बदनों को देखकर वो फिर से उदास हो गई। मेरी बहन इतनी उदास क्यों है? वो उबैद की आवाज़ पर चौंकी। नहीं तो बस यूं ही धूप अच्छी लग रही है। उबैद सामने आकर बैठ गया। तुम्हारे कोर्सेज कैसे चल रहे हैं? बस ठीक है। चाहो तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। नहीं, अब दिल नहीं चाहता। उससे सामने खोला लैपटॉप बंद कर दिया। नकम्मी हो गई हो। उबैद ने चिढ़ाया तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी, फिर फौरन ही संजीदा होकर पूछने लगी। उबैद, तुम्हें मेरी बात पर यकीन तो आ गया था ना? कौन सी बात? उबैद ने बेध्यानी से पूछा। वसीम भाई वाली बात। इरम ने नसें चुराई। क्यों नहीं आएगा, तुम बहन हो मेरी, झूठ तो नहीं बोलोगी। वो दिल से मुस्कुराई तो उबैद का ध्यान सा आया।
क्या अम्मी अब्बू ने तुमसे कुछ कहा है? नहीं, उन्होंने बाद में कोई बात नहीं की। तो फिर ख्वामखा टेंशन क्यों ले रही हो? बल्कि टेंशन फ्री होकर मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अगर वसीम का रिश्ता है तो हमें क्या जवाब देना चाहिए? तुम्हारी राय भी तो अहम है ना? फिर हमने तसबसब से उसे देखा। उबैद ने हौसला अफसा अंदाज में सर हिलाया। उबैद, शायद तुम्हें मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन तुमने अपने मामले में अम्मी अब्बू को बहुत सताया है। उबैद ने खामोशी से इस बात में गर्दन हिला दी, गोया इतराफ़ कर लिया हो। इरम को मज़ीद हौसला हुआ। इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो मेरे बारे में हल्की सी बदगुमानी का भी शिकार हो। उबैद ने चौंक कर उसे देखा। साथ ही सानिया की बातें याद आई। यही मसला है जो इरम खुलकर अपनी फीलिंग्स बता नहीं पा रही। वसीम अच्छा है, लेकिन ये भी तो देखो। वसीम अच्छा है, लेकिन ये भी तो देखो, वो मेरे सामने आने वाला पहला शख्स है। फिर उसका घर घराना मैं शायद दुरुस्त फैसला ना कर पाऊँ। इसीलिए मैंने तुम लोगों पर फैसला छोड़ दिया है। जो अम्मी अब्बू को बेहतर लगे वही मेरा फैसला होगा। उबैद मुस्कुरा दिया। और यकीनन बहुत अच्छा फैसला होगा जो तुम्हारे हक में बेहतर ही होगा। सानिया ने आते हुए आखिरी जुमला सुना था। इरम हाथ से मेज़ पर बिखरे फूल झाड़ने लगी। इंशाअल्लाह। उबैद इरम का सर थपथपाकर चला गया। वो चाहता था सानिया और इरम आपस में हर गलतफहमी दूर कर लें। जब एक ही घर में एक साथ ही रहना है तो लंबी नाराज़ियाँ पालने का क्या फ़ायदा? अब तक खफ़ा हो। इरम सानिया की बात पर खामोशी से अपने मशगले में मसरूफ़ रही। सानिया ने फूलों का गुच्छा छोड़कर मेज़ पर मज़ीद फूल बिखेर दिए। इरम ने चिढ़कर गर्दन उठाई। गलती हो गई, गुस्से में कुछ ज़्यादा बोल गई। मैं समझी तुम दोनों ने मुझसे छुपाया है। उसे बेचारगी से इतराफ़ किया। मैंने तुम्हें बताया है, ऐसी कोई बात नहीं। वो नरूठेपन से बोली। मान लिया, लेकिन वसीम भाई का क्या करूं, जो जॉब छोड़कर घर बैठे हैं कि इरम ना मिली तो मर जाऊंगा। इरम ने बेख्तियार सर उठाकर उसे देखा, फिर सानिया के लबों पर शरारती सी मुस्कुराहट देखकर गड़बड़ा गई। उनसे मैंने नहीं कहा। यार, मेरा भाई अब इतना भी बुरा नहीं है। मैंने कब कहा कि वो बुरा है? इरम ने उठकर सामान समेटना शुरू कर दिया। तो फिर ले आए रिश्ता। मुझे नहीं पता। इरम तेजी से वहां से चली गई। सानिया हंसी। बेवकूफ़। उलझन का शिकार सिर्फ इरम ही नहीं, तमाम घर वाले थे। इसमें कोई शक नहीं कि वसीम बहुत अच्छा लड़का था। जॉब भी अच्छी थी, मगर घराना खानदान दो तरीके। यहाँ आकर आसिया अटक सी जाती। वहाँ से लड़की ले आना अलग बात थी, मगर बेटी देना, बेटी को उन लोगों में सारी ज़िंदगी गुजारनी थी। इनकार का सोचती तो भी अटक जाती। कहीं ना कहीं सानने की बात याद आ जाती कि इरम जैसी लड़कियां सारी ज़िंदगी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकती। उनके बार बार पूछने पर इरम ने यही कहा था कि जैसे आपकी मर्ज़ी। अगर उनकी मर्ज़ी इरम की मर्ज़ी के खिलाफ हुई तो? ये तुम क्या कर रही हो? सानिया के हाथ में डस्टर देखकर उबैद बेहोश होने ही वाला था। सफाई कर रही हूँ, देखो घर कैसे चमका दिया। काही रंग के खुले से कुर्ते ट्राउजर में मलबूस, सारे बालों को समेटकर ऊंची सी पोनी बनाए, मेकअप के मिटे रंग, कहीं सुबह ही किया क्या होगा। वो उसे अव्वल दिन वाली सानिया लगी, जिसे देखकर पहली बार दिल धड़का था। तुमने ये सब अकेले किया है? नहीं, इरम के साथ मिलकर। वो झूठ बोलते बोलते सच बोल गई। मतलब खरीदारी शुरू हो गई है? हाँ। उससे इतराफ़ किया। फिर क्यों, क्या ये मेरा घर नहीं है? तुम्हारा ही है जाना। उससे प्यार से उसका चेहरा छूना चाहा। सानिया ने हाथ झटक दिया। होश में रहो। होश में तो तुमने रहने नहीं दिया। वो मदहोश होकर झुका। सानिया ने उसके माथे पर हाथ रखकर पीछे धकेला। डायलॉग बंद करो। मैं देखूं किचन में आंटी क्या कर रही हैं। उबैद ने खुशगवार हैरत से उसे जाते देखा। कुछ दिनों से घर और खरीदारी में दिलचस्पी लेने लगी थी। किचन में भी हाथ बटाती, इरम के साथ लगकर घर की सफाई भी करवा देती। और ये मुस्बत तब्दीली घर के माहौल पर बहुत मुस्बत असरात डाल रही थी। और ये तब्दीली क्यों? गहरी रात के खुशगवार माहौल के खुशगवार लम्हों में उबैद ने सरगोशी में पूछा, वो जो उसके इतनी करीब थी, जैसे चांद के पास चांदनी। मैं चाहती हूँ, चांदनी गुनगुनाई, सब मुझ पर उतना ही इत्मीनान करें जितना इरम पर करते हैं। मुझसे मोहब्बत ही नहीं, मेरी इज्जत भी करें। ये कैसी महरूमी थी, ये कौन सी कमी थी जो उसे बेचैन किए हुए थी। चांद ने बेचैन होकर चांदनी को खुद में समेट लिया। तुम मेरी सब कुछ हो सानिया। और वो वाकई उसकी सब कुछ हो जाना चाहती थी। हॉर्न की आवाज़ पर चौकीदार ने भागकर गेट खोला। अफान की गाड़ी अंदर आई। चौकीदार गेट बंद करके अंदर आया ताकि साहब का ब्रीफकेस पकड़ सके। अफान ने उचट्टी सी निगाह कॉरिडोर और पोर्च पर डाली। दूल्हा दलाया, साफ सुथरा, और ये मंजर पूरे एक हफ्ते के बाद देखने को मिला था। अभी तक किसी ढंग की मुलाजमा का बंदोबस्त न हो सका था। चौकीदार की बीवी आकर थोड़ा बहुत काम कर जाती, कभी उसे छुट्टी करनी पड़ती। काम तो हो जाता, मगर मसला मानी का था। वो मुसरत से बेहद अटैच था। अक्सर नाम लेकर पूछता, कभी जिद करने लगता कि उसके पास लेकर जाऊं।
नसीर, मुसर्रत आई थी। साहब के सवाल पर चौकीदार गड़बड़ा गया। झूठ क्या बोलता कि साहब की निगाह कमाल थी। उससे खामोशी से गर्दन झुका ली। गैर महसूस तौर पर अफान के अंदर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। अंदर साफ सुथरा मानी हाजा के बेगम के पास बैठा खेल रहा था। उसके सलाम के जवाब में उन्होंने अपना कंधा दबाना शुरू कर दिया। मानी उससे लिपट गया। आपको भूख लगी होगी, मैं अभी खाना ऑर्डर करता हूँ। बना चुकी हूँ। तुम्हारे आसरे पर रही तो या तो भूखी मरूंगी या बीमार। उन्होंने रखाई से कहा। तो फिर मैं मानी के कपड़े धो देता हूँ। धो लिए थे। पहले तो जैसे ये काम तुम करते रहे है ना। उन्होंने घूरा तो अफान ने सताइशी अंदाज में साफ सुथरे कमरे को देखा। आपने तो लगता है सफाई भी कर ली है। मेरे नसीब, जो इस उम्र में बुढ़ापे में सारे काम सर पर आ पड़े हैं। उन्होंने आ भरी। मानी का मुंह चूमते अफान ने माँ को देखा। आपने तो वाकई कमाल कर दिया। लाएं, आपके पाँव दबा देता हूँ। वो मानी को लेकर उनके पैरों की तरफ बैठा। उन्होंने पैर खींच लिए। जरूरत नहीं। फिर आप ही कहती हैं औलाद हिदमत नहीं करती। वो मजाक कर रहा था। हाजरा बेगम संजीदा हो गई। मेरी हिदमत छोड़ो, बस एहसान कर दो। शादी के लिए हाँ कर दो, ताकि मैं सुकून से मर सकूं। बेटा चले, यहाँ तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। उससे हमेशा की तरह इस मौजू से कन्नी कतराई। कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां तुम्हारी इसी जिद के हाथों निकल गईं। हाजरा ने दुख और तासुब से कहा। क्योंकि वो मेरे लिए नहीं बनी थी। अफान अब में लेट गया। मानी उसके सीने पर चढ़कर शर्ट के बटन गिनने लगा। तुम्हारे लिए अल्लाह ने कोई हास बनाकर भेजनी है। वो चिढ़ गई। औरतें नाकाबिले एतबार और बेवफा होती हैं। हाजरा बेगम तड़प ही तो उठी। हाँ, सबसे बड़ी बेवफा तो मैं हूँ, जिससे मरे हुए शोहर से भी वफा निभाई। उसके बच्चों को परवान चढ़ाने में जवान निकाल दी। आज सब अपने अपने घरों में बीवी बच्चों के साथ खुश हैं। कभी कभी याद आ जाए तो कॉल कर लेते हैं। उनके गुलूगीर लहजे पर अफान शर्मिंदा सा हो गया। मानी ने उसके सीने पर सर रख दिया। आप जानती हैं मैं आपकी बात नहीं कर रहा। किसी की भी बात मत करो, सिर्फ अपनी बात करो। हर इंसान को पार्टनर की जरूरत होती है। ये इंसानी फितरत है। अकेले तो आदम जन्नत में भी नहीं रह सका। मैं रह लूंगा। उसे मानी का सर थपथपाते आंखें मूंद ली। अफान, अब अगर तुमने उस लड़की के लिए हाँ ना की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। उन्होंने धमकी दी तो वो मुस्कुरा दिया। मतलब कोई लड़की पसंद आ गई है? हाँ, देखोगे तो तुम्हें भी पसंद आएगी। उन्होंने फौरन दराज खोलकर तस्वीर निकाली और उसके सामने कर दी। साथ ही टपट कर कहा, आंखें खोल कर देखो। अफान ने आंखें खोल कर देखा। एक मुबहम सा लम्हा। अभी कुछ माह पहले ही गुजरा था। वो किसी से टकराया था या कोई उससे। कोई तासुर था जो अब भी लाशोर में बसता था। हाजरा तफसील बताने लगी। उससे दोबारा आंखें मूंदनी। हाजरा के लब भींच गए। उन्होंने गुस्से से तस्वीर दराज में रखी और दराज जोर से बंद कर दी। ड्रेसिंग टेबल के एहन ऊपर वो गिफ्ट इतना नुमाया था कि फौरन इरम की निगाहों उनकी गिरफ्त में आ गया। वह हैरान होकर पास आई, बॉक्स उठाकर देखा, फिर खोला। उसमें परफ्यूम था, साथ में एक नन्हा सा कार्ड भी। इरम ने मुतजस्सिस होकर कार्ड खोला। कुछ और मांगना मेरे मुसल्लिक में कुफर है। ला अपना हाथ दे मेरे दस्त से सवाल में। वसीम जैसे उसके कान में गुनगुनाया था। इरम ने घबरा कर आंखें बंद कर ली। अब पता चला मोहब्बत कैसे मदहोश करती है। साने ने उसके हाथ से परफ्यूम उचक लिया, बल्कि उस पर स्प्रे भी कर दिया। इरम घबरा कर पीछे हटी। प्यारी खुशबू है ना, बिल्कुल मेरे भाई की मोहब्बत जैसी। सानिया कुछ और शो हुई। उनसे कहो मुझे गिफ्ट ना भेजा करें। तो किससे भेजा करें? अपनी मंगेतर को। वो नाराज होकर बेड पर बैठी। अरे, वो तो बस बात हुई थी, कोई मंगनी थोड़ी हुई थी। मंगेतर तो तुम बनोगी इंशाल्लाह। उसे हल्का सा परफ्यूम अपनी कलाई पर छिड़कते मजे से कहा। सानिया, इरम ने बेहास सा कहा, मेरी जान, इस दौर में मोहब्बतें बहुत मुश्किल से मिलती हैं, और मैंने तो सोच लिया कुछ भी करके तुम दोनों को एक करके रहूंगी। क्यों कर रही हो यार? इरम बेबस सी हो गई। वो कितना भी गुस्सा करती, सानिया उसे आते जाते वसीम के हवाले से सो मैनी फिक्रे कहती ही रहती। इसमें मेरा फायदा है प्यारी, समझा करो। वो तब से उसके सामने बैठी। तुम्हारा फायदा? इरम ने उलझकर पूछा। सारी जिंदगी वो बेद दब कर रहेगा। सानिया ने एक आंख दबाई। बहुत कमीनी हो। इरम ने कुशन उठाकर उसे दे मारा। सो तो हूँ, उसने फखर से कहा। फिर दोनों ही हंसी। बाहर तक आवाजें गई। लाउंज में बैठे तौफीक साहब मुस्कुरा दिए। सानिया ने अपने हवाले से हर अच्छे को खत्म कर दिया था। घर इसी तरह हंसते बसते अच्छे लगते हैं। पूरा लाउंज भर गया था। सानिया का पूरा घर, दादी और राबिया समेत। दादी तो आसफा को भी बुलाने को तैयार थी। मुश्किल रोका कि अभी सिर्फ बात करने जा रहे हैं। फिर तुम लोगों की भी क्या जरूरत है, मैं और शबीर जाकर बात कराते हैं। उन्होंने नाराजगी दिखाई। ऊंट किसी करवट बैठ ही नहीं रहा था। वसीम को दोबारा आना पड़ा। नादरा को तब चढ़ गई।
इतनी छुट्टियां करोगे तो अगले नौकरी से फारिग कर देंगे। मेरा रिश्ता ले जाएं, मैं वापस चला जाता हूँ। उसे तैयार कर लिया था, अब कि ये काम करवा के ही जाना है। ये नहीं जाएगी, इसको सिर्फ अपनी बेटियों की परवाह है। शबीर ने ताना मारा। वड्डा सट्टा अच्छा नहीं होता। नादार ने अगला एतराज निकाला। अम्मा, हम कोई जाहिल लोग तो नहीं हैं जो एक दूसरे के पीछे अपना घर बर्बाद करेंगे। वसीम झुंझलाया। तभी सानिया चली आई। नादार ने उसे यूं देखा जैसे कह रही हूँ, अब खुद ही संभालो। ठीक ही तो कह रहा है मेरा भाई, आप लोग रिश्ता ले आए, मैंने माहौल बना दिया है। क्या कह रही हो? नादरा हक तक रह गई। जी हाँ, इतने दिनों से अच्छी बहू बन के रह रही हूँ, एक भी चक्कर मैके का लगाया। उसे दांत तक निगाहों से सबको देखा। बर्तन धो धोकर हाथ घिस गए हैं, सफाइयाँ कर करके एड़ियाँ फट गई हैं। दादी सदके। दादी निहाल हुई तो राबिया परेशान। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बात सिर्फ इतनी सी है कि मुझे अपने भाई से बढ़कर कुछ भी अजीज नहीं। इरम की सोहबत का असर वसीम के दिमाग ने क्लिक किया। वो मोती की खुशबू थी, जिसे छू जाए उसी को मुअत्तर कर दे। वसीम का अंदर बाहर महकने लगा। वसीम भाई के लिए मुझे अपना घर भी छोड़ना पड़ा तो छोड़ दूंगी, और तब तक नहीं जाऊंगी जब तक वो लोग इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कर देते। अब ऐसा भी नहीं है कि तुम मेरी खातिर अपना घर खराब कर लो। वसीम शर्मिंदा हो गया। तो फिर सोचते क्या हो, जब सभी राजी हैं तो चलो ना। दादी ने शोर मचाया और अब सभी घर में मौजूद थे। इरम बौखलाकर कमरे में घुस गई। सानी ने चाय बनाई, ट्रॉली सजाई। माहौल बेहद खुशगवार था। इरम, सानिया कमरे में आई। वो इतनी पजल थी कि उससे कपड़े भी नहीं बदले थे। कब तक छुपी रहोगी? अब चाय तो ले जाओ। प्लीज़ सानिया, तुम ही ले जाओ, मैं नहीं जा रही। वहाँ सब मौजूद है, मुझे अजीब सा लग रहा है। एक तो तुम्हें कभी भी अपनी कैफियत समझ में नहीं आई, इसे खुशी कहते हैं मेरी जान। सानिया हंसी। मुझे नहीं पता, सब पता चल जाएगा। सानिया ने शरारत से आंख दबाई, फिर फौरन ही लहजा बदल लिया। अच्छा, अब मेरा एक काम तो कर दो। इस सूट के साथ का दुपट्टा छत पर रह गया है, वो तो ला दो। अभी लाती हूँ। इरम को तो वहां से खिसकना ही था, इससे फौरन उड़न छू हो गई। मगर छत पर कोई दुपट्टा नहीं था, मगर वो था। बेचैनी से इंतजार करता। इरम के कदम जम गए। घबरा के सीढ़ियों की तरफ देखा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारा इंतजार। मैं जा रही हूँ। अब कहाँ जाओगी? घर वाले शादी की तारीख लेकर ही आएंगे। वसीम भाई, अब आप मुझे इस तरह तंग करेंगे? सानिया रोहान सी हो गई। अब तो भाई कहना छोड़ दो। अभी हमारे रिश्ते का ऑफिशियली ऐलान नहीं हुआ, कौन जाने अम्मी अब्बू क्या फैसला करते हैं। वो जाने लगी। तुम तो इनकार नहीं करोगी? उसने आज से पूछा। इरम जरा सा रुकी, फिर बेख्तियार नफी में गर्दन हिलाई। तो क्या मैं ये देने का इख्तियार रखता हूँ? लंबी डंडी वाला सो गुलाब उसके हाथ में था। इरम जरा सा झुकी, कुछ कदम आगे बढ़ी, फिर गुलाब खींचकर तेजी से जाने लगी कि मुँह से सिसकारी से निकल कर आ गई। कदम मुंजमद हो गए। उससे हाथ सामने किया तो उंगली पर नन्हे याकूत की तरह खून की बूंद नुमादार हुई। कांटा चुभ गया था। उससे गर्दन मोड़कर वसीम को देखा। वो मुस्कुराया। इरम अजीब से वहम का शिकार हो गई। सबके दरमियान बैठी इरम को अपना आप अजीब सा लग रहा था। उसके हाथ में गुलाब की महक भी थी और कांटे की चुभन भी। बस हम तो हाँ करवा कर ही उठेंगे। दादी का तो बस से चलता था कि हाँ क्या करवानी है, निकाह ही करवा दे। बेटी के मामले में इतनी जल्दी फैसले कहाँ होते हैं? तौफीक साहब ने मतानत से टालना चाहा। बरसों का साथ है, ना आपसे कुछ छुपा है ना हमसे, फिर सोच विचार कैसी? आप हमारे घर की रौनक ले आए हैं, अपनी घर की रौनक हमारे हवाले कर दें। शबीर साहब के लहजे के अलावा तो शाइस्तगी। नाता ने आंखें फाड़ कर देखा। उन्हें तो लगता था कि उनके शौहर को चार बंदों में बैठकर बात करने की तमीज़ ही नहीं है। हैं, ये मेरे ही अब्बा हैं। सानी ने उबैद के कान में सरगोशी की। श्श, मेरा तो इरम के साथ प्यार ही बहुत है, ये मेरा कितना ख्याल रखती है, एक आवाज़ पर सीढ़ियाँ फलंगती आ जाती है। दादी ने निहाल होकर कहा। बाहर बेल हुई। उबैद देखने चला गया। कौन से तुम्हारे लिए फलंगती थी? दादा ने कुलस कर सोचा। आसिया ने इरम को देखा। अगर वो हाँ कर दे तो इरम के क्या तासुरात होंगे? उसके चेहरे पर पहले शर्म और हया के रंगों ने फैसला करने में आसानी कर दी। सोच विचार क्या करनी है? हमें देखे, उबैद के लिए एक बार भी नहीं सोचा। नादरा ने कोशिश करके एक जुमला बोल ही दिया, वरना बात करने का तो दिल ही ना चाहता था। तो फिर तौफीक साहब, हम हाँ ही समझे? शबीर ने पूछा। तौफीक ने आसिया की तरफ देखा। उन्होंने अस्वाद में गर्दन हिला दी। आप लोग इतनी मोहब्बत और मान से बेटी का हाथ मांग रहे हैं, तो मैं इनकार करके कुफराने नेमत क्यों करूं? अंकल, हाथ नहीं चाहिए, पूरी की पूरी लड़की चाहिए। सानिया ने शरारत से कहा तो सब हंसी है। दादी ने खुशी से कपकपाते हाथों से बटुआ खोलकर 5,000 का नोट, जो बातोरे हास वसीम से लेकर आई थी,
निकाला और इरम की मुट्ठी में दबा दिया। बहुत बहुत मुबारक हो सबको। असल में तो मेरे रिश्ते बड़े हैं। पहले सहेली थी, फिर भाभी बनी और अब नंद बन गई हूँ। सानिया ने इरम का गाल चूम लिया। वो शर्म से गुलाबी हो रही थी। किस बात का जश्न हो रहा है? सब नौवारत की तरफ मुतवज्जा हो गए। बाकी आइंदा माह इंशाल्लाह